हेलो दोस्तों, मैं हूं शेषनाथ यादव। आपके अपने YouTube चैनल लेसन कोचिंग सेंटर पर हम लोग संविधान पढ़ रहे थे और आज संविधान में हम लोग आपात उपबंध के बारे में पढ़ेंगे, इमरजेंसी के बारे में। क्या होता है इमरजेंसी, इसको जानेंगे। जब इमरजेंसी लगती है तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हर देश, प्रत्येक देश में यह व्यवस्था रहती है, यदि उस देश के ऊपर कोई आपात स्थिति आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, तो शक्ति किसके हाथ में हो। भारत में आपात उपबंध की शक्ति जो वो राष्ट्रपति में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। आप जानते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपने मन से कोई कार्य नहीं करता है, तो इमरजेंसी की पावर उसके अंदर है, शक्ति है, लेकिन उसका प्रयोग वह केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात उपबंध की व्यवस्था की है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में या भारत के संविधान में कितने प्रकार की इमरजेंसी है, तो 3 प्रकार, राइट। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल ये है अनुच्छेद 352। दूसरा है राज्यों में आपातकाल। राज्यों में आपातकाल, इसी को राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। यह है अनुच्छेद 356, राइट। तीसरा है, यह है अनुच्छेद 360, ठीक है। 3 प्रकार की इमरजेंसी भारत में लगाई जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत, दूसरा है राज्यों में आपातकाल जिसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, ये लगता है अनुच्छेद 356 के तहत, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत। एक के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के बारे में, राइट। अब राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 कब लगता है, किन किन परिस्थितियों में लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही की जाती है, राइट। अगर मान लीजिए किसी देश से युद्ध चल रहा हो, तब आपका 352 के तहत इमरजेंसी लगाई जाती है, या कोई बाहरी देश आपके देश के ऊपर आक्रमण कर दिया तब लगाया जाता है, या देश के अंदर ही हथियार सहित मान लीजिए लोगों ने विद्रोह कर दिया। बहुत सारे देशों में आप देखते हैं आर्मी ही कब्जा कर लेती है, तो आर्मी के पास हथियारों की कमी नहीं रहती है भाई, तब भी इमरजेंसी लगाई जाती है। अब सवाल ये उठता है कि कितनी बार, अब तक कितनी बार ये अनुच्छेद 352 के तहत इमरजेंसी लग चुकी है। तो 3 परिस्थितियों में लगती है। मैंने आपको बताया युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। इन्हीं 3 परिस्थितियों में लगाई जाती है, ठीक है। अब तक जो है 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। अनुच्छेद 352 के तहत जो इमरजेंसी लगी है 3 बार लग चुकी है। कब कब? पहली बार लगाया गया था 1962 ईस्वी में, भारत चीन युद्ध के समय, राइट। दूसरी बार लगा था 1971 ईस्वी में
भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और तीसरी बार लगा था 1975 ईस्वी में आंतरिक अशांति के नाम, आंतरिक अशांति के नाम, राइट। ये 3 बार लग चुका है। पहले एक शब्द था आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के नाम पर ही इंदिरा गांधी ने 1975 ईस्वी में इमरजेंसी लगाई थी। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जब 1975 ईस्वी में इमरजेंसी लगी थी उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो आपका उत्तर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद थे। जब मैंने राष्ट्रपति बताया तो उसमें पूरा कार्यकाल सबका बताए थे, उसमें जाकर के देखिएगा कि जब 1975 ईस्वी में इमरजेंसी लगी थी उस समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। अब आप ये बताइए, अगर किसी देश से युद्ध चल रहा है तो सबको पता चलेगा। अगर कोई बाहरी देश आपके देश के ऊपर आक्रमण करता है तभी सबको मालूम होगा। लेकिन आंतरिक अशांति शब्द की कोई परिभाषा नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है कि देश में बहुत ज्यादा आंतरिक अशांति, जैसे अभी आपने देखा होगा जेएनयू में टॉलरेंस इंटॉलरेंस का मैटर चला था, सहिष्णुता और असहिष्णुता का। लोग कहने लगे कि देश में जो है आंतरिक अशांति जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। तब क्या हुआ? इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगवा दिया तो भविष्य में कोई और प्रधानमंत्री इसका दुरुपयोग न करने पाए। तब क्या हुआ कि 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन लाया गया। पूछा जाता है 44वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? तो 1978 ईस्वी। और इस 44वें संविधान संशोधन में क्या किया गया कि आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया, राइट। और इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। अब केवल जो है इन्हीं 3 परिस्थितियों में अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जा सकता है, यानी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। कब कब? या तो युद्ध चल रहा हो, या कोई बाहरी देश आक्रमण किया हो, या देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति उत्पन्न, राइट। अब आइए 1962 ईस्वी में पहली बार जो है भारत में इमरजेंसी लगी थी। रीजन क्या था? भारत चीन युद्ध हुआ था। क्यों हुआ था भारत चीन युद्ध? इसके बारे में हम लोग देखेंगे। मुद्दा क्या था? कभी कभी क्या करता है कि इसको न पूछ करके युद्ध के बारे में आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो मुद्दा क्या था? तो आपको बता दें, जब देश आजाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, तो नेहरू का शुरू से ही चीन के प्रति झुकाव ज्यादा था। उनका मानना यह था कि यदि एशिया में भारत और चीन मित्र बनकर के रहें तो विश्व की कोई भी ताकत हिला नहीं सकती। और बिल्कुल सही भी है। लेकिन मित्रता के लिए दोनों पक्षों का ईमानदार होना जरूरी है। नेहरू ने तो अपनी मित्रता निभाई, लेकिन चीन हमेशा जो है धोखा देता रहा। वो जो है इनको अंधेरे में रखता रहा। 1949 ईस्वी में ही चीन ने जब अपना नक्शा प्रदर्शित किया तो उसने भारत के कुछ हिस्से को अपने में दिखाया। नेहरू ने जब विरोध किया तो कहा कि नहीं, ये तो पुराना नक्शा है, फिर हम इसको सुधार लेंगे। और आज तक जो है वो सुधार नहीं पाया। हिंदी चीनी भाई भाई का भी नारा दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ? 1954 ईस्वी भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता। अब देखिए, ये पूछा जाता है कि पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच, ठीक है। उसमें क्या किया गया कि शांति और सह-अस्तित्व के मुद्दे पर 5 मुद्दों पर हस्ताक्षर किए गए कि दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस तरह से ये 5 मुद्दों पर जो है पंचशील समझौता, ठीक है।
उसके बाद क्या हुआ कि जो तिब्बतियों के धार्मिक गुरु थे दलाई लामा, तिब्बत पर चीन अपना अधिकार जमाता है। तिब्बत जो है वो चीन का डोमिनियन कंट्री है, डोमिनेंट राज्य है, राइट। उस पर चीन अपना अधिकार जताता है और तिब्बत को चीन का डोमिनियन मानने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। अमेरिका वगैरह नहीं मान रहे थे, नहीं इसको भी आजाद किया जाए, लेकिन नेहरू ने उसको मान्यता दे दी, नहीं ठीक है आप मान्यता देते हैं, तो लोगों ने मान लिया। अब डोमिनियन कंट्री का क्या मतलब होता है कि यदि कोई देश बिना चीन से पूछे तिब्बत से कोई समझौता नहीं कर, तिब्बत भी बिना चीन से पूछे किसी देश से कोई समझौता नहीं कर सकता। तब 1958 ईस्वी में तिब्बतियों के जो धार्मिक गुरु थे दलाई लामा, आज भी जिंदा है, दलाई लामा भारत आए और उन्होंने अपनी परिस्थिति बताई कि हम लोग वहाँ पर स्वतंत्र नहीं हैं। उन्होंने राजनीतिक शरण की मांग की और नेहरू ने क्या किया, उन्हें राजनीतिक शरण दे दी, राइट। जब दलाई लामा को इन्होंने यहाँ पर शरण दे दी, उसके बाद क्या हुआ कि 800 और तिब्बती भारत आए, त्राइमाम शरण गच्छाम करते हुए कि भाई हमको भी शरण दिया जाए। नेहरू ने उनको भी राजनीतिक शरण दी। अब चीन ये सब देख रहा था। चीन ने कहा कि देखो ये तो सरासर पंचशील समझौते का उल्लंघन है, पंचशील समझौते का उल्लंघन है, क्योंकि नेहरू ने एक बार भी चीन से नहीं पूछा और इसी को मुद्दा बना करके दलाई लामा और तिब्बतियों का मुद्दा बना करके चीन ने 1962 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया। अब उस समय जो भारत की स्थिति थी वो इतनी मजबूत नहीं थी। अभी तो 1947 में देश आजाद हुआ था, न तो उतने हथियार थे, न तो उतने सैनिक थे, और चीन ने क्या किया कि दोनों तरफ से आक्रमण किया, कश्मीर की तरफ से और अरुणाचल की तरफ से। और जब तक भारत को समझ पाता तब तक टिड्डियों की तरह से चीन के सैनिक जो है पूरे भारत में छा गए और जो भारतीय चौकियां थी उस पर उन्होंने कब्जा कर दिया और हथियार वगैरह छीन ले गए। अब भारत कुछ नहीं कर सका। तब क्या हुआ कि सोवियत संघ, जो आज वर्तमान में रूस है, सोवियत संघ ने भारत का साथ देने के लिए कहा कि हम भारत की मदद करेंगे। चीन ने देखा कि जब सोवियत संघ भारत की मदद करने आ रहा है तब उसने एक तरफा युद्ध विराम भी घोषित कर दिया। अपने ही आक्रमण किया था और अपने ही युद्ध विराम घोषित कर दिया कि नहीं आने की जरूरत नहीं है, मैं युद्ध समाप्त करता हूँ, और हथियार वगैरह जो था वो वापस कर दिया और चौकी को खाली कर दिया और युद्ध अपने आप समाप्त, राइट। उस समय लगा था इमरजेंसी, पहली बार भारत चीन युद्ध के समय। दूसरी बार लगाई गई 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, ठीक है। उस समय मुद्दा क्या था, बांग्लादेश का। जो आज बांग्लादेश है, जब देश आजाद हुआ तो आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान एक ही में थे। तो जब बंटवारा हुआ तो बंगाल का भी बंटवारा किया गया, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल, ठीक। तो जो पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा था वो भारत को दे दिया गया और पूर्वी बंगाल वाला हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में गया और उसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। कभी आपसे पूछे कि पूर्वी पाकिस्तान क्या था? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1971 ईस्वी में वहाँ के जो राष्ट्रपति थी वो भारत आए और इंदिरा गांधी से अपना जो है व्यथा बताई कि हम लोग, अच्छा ये जो पूर्वी पाकिस्तान था ये पाकिस्तान के डोमिनियन राज्य के रूप में काम करता था, डोमिनेंट कंट्री के रूप में। तो जो स्वतंत्रता, जो आजादी पाकिस्तान के लोगों की थी वो पूर्वी पाकिस्तान वालों को नहीं मिलती थी। तो जब वहाँ के राष्ट्रपति आए और अपनी व्यथा बताए तब इंदिरा गांधी ने क्या किया, इस सेना भेज करके और पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करवाया। और आपको बता दें रिकॉर्ड है, एक साथ 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने समर्पण किया था। उसके बाद 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ
भारत पाकिस्तान के बीच में, और शिमला समझौते ने इस बांग्लादेश को अपनी मंजूरी दे दी पाकिस्तान। तो पूछा जाता है कि किस समझौते के तहत पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अपनी मंजूरी दी थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा शिमला समझौते से। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972। 2 बार लगा। तीसरी बार इमरजेंसी कब लगी? 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के नाम पर लगाई थी। न तो कहीं से युद्ध चल रहा था और न ही कोई बाहरी देश आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये 3 बार युद्ध हुआ था। अब आपको याद होगा 1965 में भी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। मुद्दा क्या था? पूछा जाता है कि आखिर 1965 में क्यों लड़ाई हुई थी? तो वो सर क्रीक विवाद मुद्दा था। सर क्रीक विवाद। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के बीच विवाद का मुद्दा था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। गुजरात में कच्छ की खाड़ी में सर क्रीक नदी हिमनत है, हालांकि भारत में पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान उस पर अपना दावा कर रहा था और उसी को लेकर के दोनों पक्षों के बीच तनातनी हो रही थी। तब क्या हुआ कि 1965 ईस्वी में जो सोवियत संघ के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री, उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, राइट, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति को बुलाया और दोनों देशों के बीच ताशकंद समझौता। ध्यान रहे, पूछा जाता है कि ताशकंद समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब ताशकंद कहां पर है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी। समझ में आया? तो उसी ताशकंद समझौते से जब शास्त्री जी आ रहे थे वापस, तो विमान में ही हार्ट अटैक हो गया उनका और उनकी मृत्यु हो गई थी। समझ में आया? तो ताशकंद समझौते के तहत युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन उस समय इमरजेंसी नहीं लगी थी। उसके बाद आपको याद होगा 1999 ईस्वी में कारगिल युद्ध हुआ था। कारगिल कोई युद्ध नहीं था, युद्ध 2 देशों के बीच हुआ। वो तो आपके देश में घुसपैठिए आ गए थे, चोर आ गए थे, जिसको आप भगा रहे थे। आप ये बताओ, क्या पाकिस्तान ने कभी कहा कि कारगिल युद्ध में हमारे सैनिक युद्ध कर रहे हैं? उसने कहा हम क्या जाने भाई, उसने कहा हम क्या जाने, तुम्हारे अंदर घुसे तुम समझो। तो उस समय जो है कारगिल युद्ध में भी, युद्ध भले नाम दिया गया लेकिन इमरजेंसी नहीं लगी थी, और बार बार इमरजेंसी लगाना ये बताता है कि आप बहुत कमजोर हैं, कोई अच्छी चीज नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जब इमरजेंसी लग जाती है तो होता क्या है, प्रभाव क्या पड़ता है? तो आपको बता दें, सबसे पहले तो 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है, तो उसको लागू रहने के लिए 1 महीने के अंदर संसद द्वारा अनुमोदन करवाना पड़ता है। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति, आप जानते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर ही काम करता है, यदि कोई राष्ट्रपति अगर आपातकाल की घोषणा कर भी देता है, तो अगर 1 महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा उसे पारित नहीं करेंगे, तब वो अपने आप समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल को जारी रखने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद से अनुमोदन करवाना पड़ता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 महीने के अंदर। अगर 1 महीने के अंदर अनुमोदित कर देगा तब आगे जारी रहेगा, और नहीं करता है तो स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब क्या प्रभाव पड़ता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल जारी रहता है, तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर नागरिकों के सभी मूल अधिकार अपने आप समाप्त हो जाते हैं। उस
दौरान जब इमरजेंसी लगी हो तब आप किसी भी मूल अधिकार का दावा नहीं कर सकते। आप जानते हैं 6 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। जैसे ही इमरजेंसी लगेगी अनुच्छेद 352 के तहत ये स्वतः अपने आप जो है निष्क्रिय हो जाएगी। लेकिन 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जो आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं होते हैं, और वो है अनुच्छेद 20 और 21। क्या है अनुच्छेद 20 और 21? मैंने आपको बताया था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने प्राणों की रक्षा करने का अधिकार हर परिस्थिति में होता है, चाहे इमरजेंसी हो चाहे कोई। बाकी आप किसी भी मूल अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं कि मुझे स्वतंत्रता का अधिकार है, मैं जुलूस निकालूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है ना? तो ये 2 अनुच्छेद जीवित रहते हैं, अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है? उसके बाद जो है इससे बाहर से क्वेश्चन बनता ही नहीं है, पूछने का तो कोई सवाल ही नहीं। अब हम लोग आते हैं दूसरे नंबर का जो राष्ट्रीय आपातकाल है, राज्यों में आपातकाल, जिसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। ये लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को जब यह आभास हो जाता है, आभास मतलब क्या होता है? शंका। राष्ट्रपति को जब यह आभास हो जाए कि किसी राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों यानी नियमों के अनुसार नहीं चल रही है, तब राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देता है। ठीक है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश जो है उस राज्य का राज्यपाल करता है। राष्ट्रपति को कैसे आभास होता है? इसकी सूचना राज्यपाल देता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, और जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तब उस राज्य की सारी शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित हो जाती है। ठीक है? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन को जारी रखने के लिए 2 महीने के अंदर संसद द्वारा अनुमोदन करवाना पड़ा। 2 महीना। इसमें कितना था? 1 महीने के अंदर, और 356 में 2 महीने के अंदर जो है संसद द्वारा अनुमोदन करवाना पड़ता है। उसके बाद तीसरा जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो है वित्तीय आपात। आप जानते हैं राष्ट्रपति शासन तो बहुत बार लग चुका है, राज्यों में लगता रहता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है अनुच्छेद 360 के तहत। ये कब लगाया जाता है कि राष्ट्रपति को जब यह विश्वास हो जाए, ध्यान रहे बाबू, उसमें केवल आभास हो जाए और इसमें विश्वास हो। आभास और विश्वास में क्या अंतर होता है कि विश्वास मतलब पूरी तरह से जब राष्ट्रपति कॉन्फिडेंट हो जाए कि नहीं ऐसी स्थिति विद्यमान है, और आभास मतलब केवल शंका हो जाए तभी लगा सकता है। तो राष्ट्रपति को जब यह विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति विद्यमान है जिसके कारण देश के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है, तब वो अनुच्छेद 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राइट? अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल को जारी रखने के लिए 2 महीने के अंदर संसद द्वारा अनुमोदन करवाना पड़ता है। ध्यान रखना है 352 के तहत जब इमरजेंसी लगती है तो 1 महीने के अंदर अनुमोदन करवाना पड़ता है। अब 356 और 360 के अगर लगती है तो 2 महीने के अंदर अनुमोदन करवाना पड़ता है। ठीक है? अब तक पूछा जाता है कि कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है, तो एक बार भी नहीं हुई है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि देश में ऐसी नौबत नहीं आई है कि वित्तीय आपातकाल लगाना पड़ा। तो ये 3 प्रकार की इमरजेंसी है संविधान में जो जरूरत पड़ने पर लगाई जाती है। इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं बनता है, न तो पूछा जाता है। राइट? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।